हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में अपन पहला चैप्टर पढ़ रहे थे परमाणु अणुसंरचना, जिसमें परमाणु के बारे में अपन ने डिस्कस किया। और परमाणु में अपन ने परमाणु कण, परमाणु संरचना के मॉडल, उसके बाद में परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण, कोश, उपकोश, कक्षक, ये सारी जानकारी अपन ने दी। क्वांटम संख्या के बारे में बताया। इसके बाद में देखो आगे जो अपन बढ़ रहे हैं, परमाणु की जो अपन ने ये स्थिति बताई, उसके बाद में अपन ने परमाणु क्रमांक जो बताया, प्रोटॉन की संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। और इसके बाद में अब अपन जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें देखो तीन नाम अपन पढ़ते हैं। एक नाम तो पढ़ते हैं समस्थानिक। कल अपन ने आयन के बारे में बताया था। आयन पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था अपन ने, धनायन और ऋणायन, जिसमें दो शब्द बताए थे अपन, एक तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक बताया था अपन ने संयोजकता। ये चीज जो ली थी, चलो ये अपन जब तत्व डिस्कस करेंगे उसके साथ में बता देंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, दो शब्द मैंने बताए थे। संयोजी इलेक्ट्रॉन बताए थे संयोजकता कोश में, बाह्यतम कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। और एक बताया था मैंने कि परमाणु के स्थायित्व के लिए लुईस और कोसेल ने जो अष्टक नियम दिया था, अष्टक नियम के अनुसार कि ये उत्कृष्ट गैस विन्यास के आधार पर दिया गया था। लुईस कोसेल ने उत्कृष्ट गैस विन्यास जो देखा तो उनमें देखा कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने इनके पाए जाते हैं अक्रिय गैसों के। ऐसी स्थिति में ये किसी अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती हैं। उसी आधार पर बताया गया कि कोई भी परमाणु निकटतम अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता है स्थायित्व में आने के लिए, इसके लिए वो अपना अष्टक पूर्ण करता है। संयोजी कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो आयन बनते हैं धनायन, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो आयन बनते हैं ऋणायन। ये अपन ने कल डिस्कस किया था। तो परमाणु के बारे में अपन ने पढ़ा। अब लेते हैं अपन अणु के बारे में। परमाणु की पूरा डिटेल ले लिया, संरचनात्मक रूप से अणु के बारे में बात कर रहे हैं अपन। मॉलिक्यूल, अणु। और अणु की डेफिनेशन क्या बताई थी अपन? स्टार्टिंग में बताया था परमाणु पदार्थ की वह संरचनात्मक इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। और अणु की डेफिनेशन दी जाती है पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उनको नाम दिया जाता है अणु। अब ये जो अणु हैं, इसमें परमाणु परमाणु का जब संयोग हो रहा है, परमाणु परमाणु क्रिया करके बनाते हैं अणु। परमाणु परमाणु की क्रिया से बनता है अणु। और ये अणु दो प्रकार से होता है। एक स्थिति तो होती है समपरमाणुवीय, होमोन्यूक्लियस, और एक स्थिति होती है विषम परमाणुवीय। ये चीज पहले भी मैंने डिस्कस की थी। यानी एक तो अणु बनने के दौरान समान प्रकार के परमाणु मिल रहे हैं, और एक अणु बनने के दौरान डिफरेंट प्रकार के परमाणु मिल रहे हैं। तो समपरमाणुवीय अणु, होमोन्यूक्लियस एटम, होमोन्यूक्लियस एटम। और एक होता है हेटेरोन्यूक्लियस एटम, विषम परमाणुवीय अणु। समपरमाणुवीय अणु जैसे अपन ने कुछ एग्जांपल लिए थे, O2 Cl2 O3 P4 S8, इसी प्रकार से फॉस्फोरस, सल्फर का अणु, इस तरह से अपन बात करें। और विषम परमाणु में जैसे अपन ने एग्जांपल लिए थे H2O, CO2, NaCl, NH3, इस प्रकार से।
तो परमाणु से अणु जब बनता है तो दो स्थिति रहती है, समपरमाणुवीय और विषम परमाणुवीय। ये अणु बनने की स्थिति होती है। अब परमाणु से अणु बनता क्यों है? हमने पहले बताया परमाणु पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। तो परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व पदार्थ में किसका है? अणु का है। तो परमाणु से अणु बनने का कारण है स्टेबिलिटी, कि परमाणु स्थायित्व में आए, इसके लिए वो अणु बनाता है। अब परमाणु से अणु बनता है तब ये दो स्थितियां बनती हैं। अब जब अणु बनने का कारण कि परमाणु अणु में क्यों बदलता है, परमाणु से अणु क्यों बन रहा है, तो उसके लिए बताया मैंने अभी जो डिस्कस किया था, लुईस क्लॉसेल अवधारणा। अणु बनने के लिए लुईस क्लॉसेल ने जो अवधारणा दी, इन्होंने उत्कृष्ट गैस विन्यास, उत्कृष्ट गैसीय, जिनको अपन बोलते हैं नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, उत्कृष्ट गैस प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कोश या संयोजी कोश, बाह्यतम कोश अथवा संयोजकता कोश का अष्टक पूर्ण करना। उसका कारण ये है कि जो संयोजी कोश है उसका अष्टक पूर्ण करना, ऑक्टेट। ये अष्टक का मतलब है संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करना भाई? 8 इलेक्ट्रॉन करना। उसके लिए अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए परमाणु क्रिया करते हैं, का अष्टक पूर्ण करना। यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना भाई? 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना। ये लुईस क्लॉसेल ने बताया था ऑक्टेट रूल। और इसके लिए तो इसको बोला जाता है अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल, ये इसको बोला जाता है। और अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए बाह्यतम कोश में या तो इलेक्ट्रॉन त्यागे, बाह्यतम कोश से या तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ये बताया था अपन ने, कल भी इसको डिस्कस किया था। इसी आधार पे परमाणु त्यागने वाला धनावेशित और ग्रहण करने वाला ऋणावेशित बन जाता है। अब ये अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु आपस में जब बॉन्डिंग करते हैं उसमें अलग अलग स्थितियां बन जाती हैं, और उसी आधार पे जो अणु हैं उनमें जो, क्योंकि ये अणु जो बनेंगे यौगिक बनेंगे, उनकी अलग अलग स्थिति आ जाती है। जिसमें अपन अणु के अंदर पहले बात कर रहे हैं आयनिक यौगिक। पहले अपन बात कर रहे हैं आयनिक यौगिक का निर्माण। आयनिक यौगिक उनको कहेंगे जिनमें आयनिक बंध पाई जाती है। जिनमें आयनिक बंध मौजूद है वो कौन से यौगिक कहलाते हैं भाई? आयनिक यौगिक कहलाएंगे। तो आयनिक यौगिक का निर्माण पहले अपन ले रहे हैं। देखो इसमें अगर बाह्यतम कोश में का अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में परमाणु कैसा हो जाएगा? आयनित हो जाएगा, और उसके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो आयनिक बंध होगी, और यौगिक कौन सा कहलाएगा? आयनिक यौगिक कहलाएगा। तो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो धनावेशित, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित, और धनावेश और ऋणावेशित और धनावेशित परमाणु के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगी। वो कौन सी बॉन्ड कहलाएगी? आयनिक बंध कहलाएगी। जैसे अपन यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोडियम परमाणु। चलो इसमें मैं सोडियम परमाणु और एक ले रहा हूं मैं ऑक्सीजन परमाणु। सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक है 11। तो इसकी स्थिति ये है 2 और 8 10 और 1 11। ये तो स्थिति हुई ना इसकी, 2 और 8 10 और 1 11। अब जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि इसके संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है,
बाह्यतम कोष संयोजी कोष है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है। अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो 2 8 रह जाएगा ना। तो सोडियम जो प्लस बनेगा, जिसमें स्थिति हो गई 2 8, बताओ किसका निकटतम अक्रिय गैस विन्यास हो गया? ये नियोन का हो गया, जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। और नियोन कैसा होता है? अक्रिय गैस है, उसका विन्यास इसने ग्रहण कर लिया, ये सोडियम परमाणु बना। अब ऑक्सीजन परमाणु, अगर अपन ऑक्सीजन परमाणु की बात करें, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक है 8 और इसकी स्थिति ये है 2 और 6। और अगर इसके संयोजी कोष की बात करते हैं, इसके अगर संयोजी कोष की बात की जा रही है तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। तो इसका मतलब ये अष्टक अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो स्थिति ये हो जाएगी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में। और ये वही निकटतम अक्रिय गैस विन्यास हो गया किसका भी? नियोन का, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में। तो अब ये जो आवेशित परमाणु है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है, अब सोडियम तो हो गया अपने पास में +1 और ऑक्सीजन हो गया -2। इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ में, ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ में सोडियम के 2 परमाणु संयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम का 1 परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन एक त्याग सकता है, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब सोडियम के 2 परमाणु चाहिए अपने को। तो ऐसी स्थिति में जो इनका सूत्र बनेगा वो बताओ क्या बनेगा? Na2O, यानी 2 सोडियम परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु। 1 सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो 2 सोडियम परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे? 2, और उनको 1 ऑक्सीजन का परमाणु ग्रहण करेगा। ये स्थिति हो गई। तो सोडियम ऑक्साइड जो बना, ये सोडियम ऑक्साइड कहलाएगा आयनिक यौगिक। ये सोडियम ऑक्साइड कौन सा यौगिक कहलाएगा भी? आयनिक यौगिक कहलाएगा। आयनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, ये स्थिति। तो आयनिक यौगिक के निर्माण में अपन 1 सोडियम परमाणु लिया, 1 ऑक्सीजन परमाणु लिया, ये इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्थिति, ये सोडियम ऑक्साइड जो बना वो आयनिक यौगिक बना। अब इसी के अंदर दूसरा एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, 1 परमाणु ले रहा हूं मैं मैग्नीशियम और 1 परमाणु ले रहा हूं ऑक्सीजन। वापस से देखो, मैग्नीशियम की स्थिति क्या है? मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक है 12, 2 और 8 10 और 2 12। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक है 8, 2 और 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो बताओ मैग्नीशियम की स्थिति क्या हो गई? +2, 2 8। और ऑक्सीजन का 1 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अष्टक पूर्ण करने के लिए, 2 ग्रहण करेगा, तो इसकी हो गई स्थिति ऑक्सीजन -2, 2 8, वो निकटतम अक्रिय गैस विन्यास हो गया नियोन वाला। और ये दोनों परमाणु जब संयोग करेंगे तो Mg+2 और O-2, यानी मैग्नीशियम का 1 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। बताओ बराबर स्थिति है, तो सूत्र क्या बन गया इसमें? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सूत्र बना। तो एक बना सोडियम ऑक्साइड और एक क्या बना भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सूत्र जो बन गए अपने पास में। तो ये आयनिक यौगिक का निर्माण जो अपन ने देखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो अपने पास में बन गया। तो आयनिक यौगिक का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है भाई? ये जो अणु बन रहे हैं यौगिक, जो अपन बोल रहे हैं भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने, उन अणुओं को अपन यौगिक कहते हैं। समान प्रकार से जो मिलते हैं वो तत्व बनते हैं। यहाँ अपन आयनिक यौगिकों, जो यौगिक हैं उनमें बंध किस प्रकार से बन रहा है वो अलग अलग पढ़ रहे हैं। पहले ले रहे हैं अपन आयनिक यौगिक वाले अणु, सीधा सीधा अर्थ है आयन से। अब आयन कब बनते हैं?
एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागे धनायन, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे ऋणायन, उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है आयनिक बॉन्ड, और बनने वाले यौगिक कहलाते हैं आयनिक यौगिक। तो इसके निर्माण में अपन ने देखा कि हर परमाणु आपस में क्रिया कर रहा है निकटतम अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, और उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, उसके आधार पर ये बॉन्डिंग बनती है। ये तो लिया अपन ने आयनिक यौगिक का निर्माण, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार बताते हैं अपन, वो लेते हैं भी सहसंयोजक यौगिक। चलो यहां मैं ये लिखवा देता हूं साथ में, आयनिक यौगिक अपन ने देखा ना, आयनिक यौगिकों की विशेषताएं, आयनिक यौगिकों की विशेषताएं, इसमें सबसे पहले तो बंध का प्रकार, कि आयनिक यौगिक में बंध कौन सी पाई जाती है, तो अपन बताएंगे कि कौन सी बंध मौजूद है भाई। आयनिक यौगिकों में जो बंध पाई जाती है उसको कौन सी बंध बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, अब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से मतलब है त्याग कर धनायन और ग्रहण करके ऋणायन, उनके बीच में आदान प्रदान से बनने वाली बंध, बनने वाली बंध, वो जो है वो कौन सी बंध है भाई, आयनिक बंध है। नंबर 2, आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था, आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था, आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था है भाई ठोस, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग आयनों के बीच में है ना, तो आयन प्रबल रूप से आकर्षित रहते हैं तो क्लोज पैक होते हैं। तो आयनिक यौगिकों में जो बंध है वो कौन सी बंध है, आयनिक बंध है, और इन भौतिक अवस्था इनकी कौन सी बनती है, ठोस बनती है, लेकिन साथ में ये होते हैं भंगुर, धातुओं की तरह कठोर नहीं होते। धातुओं की तरह आयनिक यौगिक कठोर नहीं है, आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं, यानी बल लगाने पर टूट जाना। भंगुरता से मतलब क्या है, बल लगाने पर बिखर जाना, टूट जाना, टूट जाना। जैसे नमक का क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड, नमक जो है बताओ, सोडियम क्लोराइड जो साल्ट है, लवण है, वो आयनिक ही तो है। सोडियम धनावेशित परमाणु, क्लोरीन ऋणावेशित परमाणु। तो सोडियम क्लोराइड जो है उसका जो क्रिस्टल है लवण का, उसमें अपन बल लगाएंगे तो वो बिखर जाएगा, वो भंगुरता है। एक लोहे का, पर्टिकुलर लोहे का, धातु का अपन ने क्रिस्टल लिया, उसमें बल लगाएंगे तो बिखरेगा नहीं, वो आघातवर्धनीय स्थिति है। तो ये ठोस तो वो भी है, ये भी है, लेकिन ये भंगुर है, जबकि वो कैसे है, आघातवर्धनीय, कठोर और आघातवर्धनीय, ये भंगुर हैं। नंबर 3, भौतिक अवस्था के बाद में तीसरा जो मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं वही गलनांक और क्वथनांक। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे, उच्च। आयनिक बंध प्रबल होने के कारण, क्योंकि आयनों के बीच में आकर्षण प्रबल है, तो आयनिक बंध प्रबल होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं भी, उच्च होते हैं, उच्च होते हैं, हाई होते हैं। ये स्थिति है गलनांक और क्वथनांक की। नंबर 4, बंध का प्रकार बताया, भौतिक अवस्था बताई, गलनांक और क्वथनांक बताया अपन ने। नंबर 4 जो मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं विलेयता, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, आयनिक यौगिकों की विलेयता, सॉल्युबिलिटी। इसको विलेयता को बताने से पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, विलेयता जो है उसको बताने से पहले एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। एक शब्द तो आता है विलय और एक शब्द आता है विलायक, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट। और विलय और विलायक के मिलने से जो बनता है उसको नाम दिया जाता है विलयन, सॉल्यूशन, उसको नाम देते हैं विलयन।
विलय और विलायक के मिलने से। विलय वो है जो घुलता है, ये तो है घुलने वाला, और विलायक है घोलने वाला, विलायक है घोलने वाला, घुलने वाला घोलने वाला, और दोनों के मिलने से जो बनता है वो विलयन बनता है। अब विलय को घोलने वाला जो विलायक होता है ना, ये विलायक बताया जाता है दो प्रकार से। एक तो अपन नाम सुनते हैं ध्रुवीय विलायक, और एक नाम सुनते हैं अपन अध्रुवीय विलायक। विलायक कितने प्रकार के, एक तो ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ध्रुवीय विलायक का मतलब वही जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, वाटर इसमें आता है ध्रुवीय विलायक में। अध्रुवीय विलायक में अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है। कार्बनिक विलायक जो हो गए वो अध्रुवीय हो गए, और अकार्बनिक विलायक कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। तो विलायक कितने प्रकार के बताया अपन ने, दो प्रकार के, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अब जो विलय पदार्थ है वो भी किस प्रकार का होगा, वो भी या तो ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा। अब ध्रुवीय से मतलब है आयनिक, और अध्रुवीय से मतलब है सहसंयोजक, कार्बनिक जो हो गया। तो अकार्बनिक या जो ध्रुवीय पदार्थ हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, समान समान को घोलता है। जो मैं लाइन बोल रहा हूं, समान समान को घोलता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुवीय यौगिकों को ध्रुवीय विलायक में विलयशील होगा, और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायक में विलयशील होगा। यानी जो आयनिक यौगिक हैं वो तो ध्रुवीय विलायक जल में घुलेंगे, और जो सहसंयोजक यौगिक हैं वो अध्रुवीय विलायक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल इसमें घुलेंगे। समान समान को घोलता है, ये स्थिति बताई जाती है। अब यहां से एक पॉइंट और समझो, शर्करा, शर्करा मैं बता रहा हूं विलय, शर्करा विलय है कार्बनिक, यानी ऑब्वियसली अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय है ये, कार्बनिक विलय है ये कार्बनिक पदार्थ है शर्करा। लेकिन बताओ शर्करा को जैसे अपन जल में घोलते हैं तो शर्करा जल में क्या है, घुलनशील है। शर्करा जल में क्या है, घुलनशील है। चीनी घुलती है ना जल के अंदर, तो फिर ये बताओ अगर शर्करा जल में घुलनशील है तो फिर ये तो अध्रुवीय विलायक हुआ, और ये पदार्थ हुआ वो कार्बनिक हुआ। यानी ये तो हुआ अध्रुवीय, और ये कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। पदार्थ जो घुलने वाला है वो तो ध्रुवीय है, कार्बनिक है, और घोलने वाला अध्रुवीय है। तो कार्बनिक पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं उसकी वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कार्बनिक पदार्थ जल में घुल जाएंगे जिसमें जल अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, अधिक विद्युत ऋणिक तत्व की हाइड्रोजन के बीच के साथ जो बॉन्डिंग बनती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है। तो ध्यान रखना, कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक विलायक में तो घुलते ही हैं, इसके अलावा वो जल में भी घुल जाते हैं, अध्रुवीय विलायक में भी घुल जाते हैं, ध्रुवीय विलायक में भी घुल जाते हैं जल में। कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए अपन एक शब्द सुनते हैं कि जल सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यानी जल कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों को घोल रहा है, इसलिए बोला जाता है जल कैसा विलायक है, अभी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सार्वत्रिक विलायक है। तो अभी जो मैंने चीज समझाई है ना, मैं वापस से बोल रहा हूं एक बार, दो प्रकार के पदार्थ विलय और विलायक, घुलने वाला घोलने वाला, ये दोनों की प्रकृति होती है ध्रुवीय, और ये भी ध्रुवीय अध्रुवीय प्रकार के, और विलायक जो होता है वो भी ध्रुवीय अध्रुवीय प्रकार का। समान समान को घोलता है, यानी ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। ध्रुवीय पदार्थों से मतलब है आवेशित वाले, आयनों वाले, और अध्रुवीय से मतलब अनावेशित, जिन पर आयन नहीं है। तो अकार्बनिक और कार्बनिक दो प्रकार के हो गए। तो समान समान को घोलता है, और जल को अपन सार्वत्रिक विलायक भी बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जल कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों को ही घोल लेता है, ये स्थिति है। तो बताओ अभी जो अपन ने समझा, अभी जो अपन पॉइंट जो अपने पास में आ रहा था विलेयता वाला, तो अपन जो अभी आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं विलेयता, तो आप क्या बताओगे कि आयनिक यौगिक किस में घुलेंगे भी, इसकी विलेयता बताएंगे ध्रुवीय विलायक में विलयशील। ध्रुवीय विलायक जैसे जल में विलयशील।
तो ये ध्रुवीय विलायक जल में विलयशील है। ये जो विलायता बताई अपन ने। उसके बाद में अपन बता रहे हैं अभिक्रियाशीलता। तो आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता उच्च होगी। आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता उच्च होती है। उच्च होती है। और इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण है आयनों के कारण, क्योंकि अभिक्रिया में कौन भाग ले रहे हैं? अभिक्रिया में आयन भाग ले रहे हैं। आयन भाग लेते हैं, इस वजह से इनकी अभिक्रियाशीलता कैसी है भाई? उच्च है। अभिक्रिया में आयन भाग लेते हैं, इसलिए इनकी अभिक्रियाशीलता कैसी है? उच्च है आयनिक यौगिकों की। उसके बाद में अगला जो पॉइंट ले रहे हैं, बात कर रहा हूं मैं चालकता की, कंडक्टिविटी। तो उसके लिए बताया जाता है ठोस अवस्था में कुचालक, विलय या गलित अवस्था में सुचालक। ठोस अवस्था में कुचालक। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन अगर इनको जल में घोल लिया जाए तो गलित अवस्था में विलय या गलित अवस्था में ये कैसे हो जाते हैं? सुचालक। क्योंकि जैसे इनको गलित अवस्था होती है तो आयन मुक्त हो जाते हैं, आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल जालक में से मुक्त आयन मिल जाते हैं, उसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो बताओगे क्या? आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में से कैसे भाई? कुचालक, और गलित अवस्था में कैसे हैं भाई? ये सुचालक। ये इनकी चालकता की स्थिति बताई जाती है। तो अभी अपन ने जो बात की अणु के अंदर यौगिक जो अपन ले रहे हैं, उसमें पहले बात कर ली है अपन ने आयनिक यौगिकों की, कि दो परमाणु के मध्य, दो विषम परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बॉन्ड बनती है वो कौन सी बनती है भाई? आयनिक बॉन्ड बनती है। और बनने वाले यौगिक कौन से कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद में अब जो अपन बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं अपन सहसंयोजक यौगिक की। सहसंयोजक यौगिक, कोवलेंट कंपाउंड, यानी ऐसे अणु, ऐसे विषम परमाणु अणु जो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनेंगे वो सहसंयोजक यौगिक कहलाएंगे। तो इनका निर्माण कैसे होता है? दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाली बंध सहसंयोजक व यौगिक, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाली बंध सहसंयोजक, और बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं भाई? सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ये स्थिति है सहसंयोजक यौगिकों की। इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बनते हैं वो बंध सहसंयोजक है, और बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक कहलाते हैं। जैसे इसमें अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी जो बात की अपन ने, जैसे मैं एक बात करता हूं CO2 अणु, CO2 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन, कार्बन परमाणु की स्थिति क्या है? ये तो उसका नाभिक, अंदर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी स्थिति है। 2 और 4 6।
केंद्रीय परमाणु कार्बन की स्थिति। अब इसके साथ में 2 ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हो रहा है। कितने ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हो रहा है? 2 का। एक ऑक्सीजन परमाणु नाभिक, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु नाभिक, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोष के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, दो का तो साझा इस प्रकार से हो रहा है और 2 का साझा इस प्रकार से हो रहा है। और ये जो बॉन्ड बन रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन के साझे से, जिसमें साझे के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है बराबर का साझा, वो है सहसंयोजक। अगर 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु का होता है, वो होती है सहसंयोजक। दोनों तरफ से बराबर इलेक्ट्रॉन का साझा। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, और इस तरह से अपना अष्टक पूर्ण होता है। इस ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन साझे के मिले 8 हो गए। इसमें 6 थे और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन साझे के मिले 8 हो गए। इसमें 4 थे, 2 इधर से साझे के मिले 8 हो गए। तो इस तरह से 2 परमाणु के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से जो बंध बनती हैं, वो सहसंयोजक बंध बनती हैं। सहसंयोजक में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म में दोनों का बराबर हक होता है, दोनों की बराबर साझेदारी होती है। ऐसी बंध जो बनती है वो सहसंयोजक बंध है। अब ये जो सहसंयोजक बंध बताई, जैसे मैंने एक CO2 अणु लिया, इसी प्रकार से एक अणु और मैं ले रहा हूं अमोनिया अणु NH3। केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन परमाणु की स्थिति क्या है? नाभिक, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में है 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 5। 2 और 5 7, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। ये केंद्रीय परमाणु है इसमें नाइट्रोजन। अब इसके साथ में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति क्या है? भी परमाणु क्रमांक 1 ही है, तो उसके बाह्यतम कोष में या प्रथम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक हाइड्रोजन परमाणु। इसी प्रकार से ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु और ये तीसरा हाइड्रोजन परमाणु। अब जो बॉन्डिंग हो रही है, वो इस प्रकार से हो रही है कि हर हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। बाह्यतम कोष में से 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन साझित हो गए, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो ये एक सहसंयोजी बंध बनी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा। ये एक सहसंयोजी बंध बनी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा। और ये एक सहसंयोजी बंध बनी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा। ये अमोनिया अणु जो अपन बता रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का साझा। तो इस प्रकार से अमोनिया अणु की स्थिति क्या बनी भाई? अमोनिया अणु की स्थिति ये बनी, ये अमोनिया अणु की स्थिति बनी जहां हर हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है नाइट्रोजन के साथ में, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म में ये रह गया। तो 3 सहसंयोजक बंध बनी, एक हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में। अब बताओ, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक तो ये था, एक मिल गया साझे का। पहले कोष में तो अधिकतम 2 ही आते हैं ना, क्योंकि फिर ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन और मिलने का मतलब है ये भी निकटतम अक्रिय गैस विन्यास हो गया। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में, पहले कोष में। ऐसे इसका 1 हो गया। नाइट्रोजन के 5 मौजूद हैं, 1 6 7 और 8, 3 ये मिल गए। 5 और 3 8 हो गए, तो ये नियोन वाला अक्रिय गैस विन्यास हो गया। तो जो मेन चीज अपन बता रहे थे, परमाणु से अणु का बनना, नोबेल गैस विन्यास प्राप्त करना, निकटतम नोबेल गैस विन्यास प्राप्त करना, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन का या तो आदान प्रदान होता है तब तो बनती है आयनिक बंध, या इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब बनती है सहसंयोजक बंध। ये स्थिति बनती है। तो पहली बताई अपन ने आयनिक वाली, आयनिक बंध से जो यौगिक बनेंगे वो आयनिक यौगिक। इलेक्ट्रॉन के साझे से जो सहसंयोजक बंध बनती है, उससे जो यौगिक बनेंगे वो कौन से होंगे? सहसंयोजक यौगिक। अब इनकी विशेषता अगर देखें,
सहसंयोजक यौगिकों के गुण या विशेषता। इसमें पहली चीज सबसे पहले बता रहा हूं बंध का प्रकार। तो यहां जो बंध बताई जाएगी वो कौन सी बताई जाएगी भाई? सहसंयोजक बंध बताई जाएगी। सहसंयोजक यौगिकों में जो बंध पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? सहसंयोजक बंध पाई जाती है। और सहसंयोजक बंध किससे बनती है भाई? इलेक्ट्रॉन के साझे से। ये इलेक्ट्रॉन के साझे से बनती है। वो किससे बनी थी? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। नंबर 2, भौतिक अवस्था। सहसंयोजक यौगिक तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीनों प्रकार की अवस्था मौजूद है इनमें। सहसंयोजक यौगिक भौतिक अवस्था की बात करें तो तीनों अवस्था में मौजूद है, ठोस में भी है, द्रव में भी है और गैस में भी है। नंबर 3, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिकों की तुलना में कम। आयनिक यौगिकों की तुलना में निम्न, कम होते हैं। किनके? सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो आयनिक यौगिकों की तुलना में निम्न होते हैं। नंबर 4, विलेयता। विलेयता की बात करें, ये किसमें घुलनशील होंगे भाई? अध्रुवीय या कार्बनिक विलायकों में। कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर आदि में घुलनशील, आदि में विलयशील या घुलनशील। आदि में विलयशील होते हैं। कौन से भाई? सहसंयोजक यौगिक। इनकी विलेयता की अगर बात करें तो उसके बाद में अगला पॉइंट जो अपन ने बताया था भाई, ये तो समझ गए होगे, वही बता दिया था मैंने दोनों को साथ में। समान समान को घोलता है। कार्बनिक आयनिक यौगिक तो ध्रुवीय विलायक में विलयशील और ये अध्रुवीय विलायक में विलयशील। अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता निम्न होती है भाई। आयनिक यौगिकों की तुलना में अत्यंत कम। और चालकता की बात करें, कुचालक। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण ये कैसे होते हैं भाई? कुचालक होते हैं। ये इनकी चालकता की स्थिति है। तो अपन ने जो डिस्कस किया, आयनिक और सहसंयोजक यौगिक, उनका निर्माण किस प्रकार से हो रहा है और दोनों के गुणों की तुलना अपन ने की कि दोनों में स्थिति क्या आ रही है, किस तरह से इनके गुणों में अपन डिफरेंस देख रहे हैं। इसके बाद में अब जो अपन 3 यौगिकों की अगर बात करें, विषम परमाणु अणु की बात करें, एक नाम अपन और सुनते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। उनकी क्या स्थिति है वो भी अपन साथ में देख लेते हैं। इसके मूल रूप से तो ये 2 आते हैं। तीसरा जो बताते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक। देखो एक नाम लिया सहसंयोजक, एक शब्द आ गया उपसहसंयोजक। दोनों में स्थिति एक ही है, इलेक्ट्रॉन का साझा।
सहसंयोजक यौगिक में भी इलेक्ट्रॉन का साझा, उपसहसंयोजक यौगिक में भी इलेक्ट्रॉन का साझा। लेकिन मैंने सहसंयोजक का शब्द इसलिए बोला था कि जहां साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, पेयर है, उसमें से दोनों जो पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उन दोनों में दोनों परमाणु का बराबर हकदार होता है। दोनों परमाणु का बराबर हक है, वो तो है सहसंयोजक, एक देने वाला और एक ग्रहण करने वाला। दोनों बराबर दोनों एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बराबर रूप से। वो जो इलेक्ट्रॉन साझे का है वो दोनों परमाणु के बीचों बीच व्यवस्थित होता है, समान रूप से दोनों का अधिकार है, बीचों बीच उनके विन्यासित होता है। जबकि जो उपसहसंयोजक यौगिक है उसमें स्थिति क्या रहती है कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है, जिसको बोला जाता है दाता परमाणु। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर एक ही परमाणु दे रहा है, इसलिए उसको डोनर टू रिसेप्टर, दाता से ग्राही की ओर एरो करके दर्शाते हैं। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो देता है वो दाता, जो ग्रहण करता है वो ग्राही। इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही परमाणु दे रहा है और जैसे ये बॉन्डिंग खत्म होती है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर वापस डोनर परमाणु के पास ही आ जाता है, वो है उपसहसंयोजक यौगिक। भाई इसको आप जनरल में समझो। एक तो आपने खुद व्यवसाय शुरू किया, उसके लिए आपने किसी से उधार लिया, उसने दिया और आपने लिया, वो तो है आयनिक। एक आपने बिजनेस इस प्रकार से शुरू किया कि दूसरे व्यक्ति को आपने साथ में जोड़ लिया कि दोनों बराबर पैसा में लगाएंगे, बराबर काम करेंगे, वो कौन सा हो गया? सहसंयोजक। तीसरा उपसहसंयोजक, उसमें क्या हुआ कि एक ने ये बोला कि भाई मैं पैसे लगा रहा हूं, जिस दिन तू तेरा बिजनेस खत्म करेगा उस दिन ये पैसा मेरे को वापस देगा, ये स्थिति। तो उसमें देने वाला जो हो गया वो दाता हो गया, ग्रहण करने वाला क्या हो गया? ग्राही। ये स्थिति जो आ जाती है उपसहसंयोजक की आ जाती है। जैसे अपन इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं, अमोनियम आयन, मैं आपको दिखा रहा हूं। अमोनियम आयन जिसका सूत्र अपन बताते हैं NH4+। अमोनियम आयन का सूत्र अपन क्या बताते हैं? NH4+। अब ध्यान दो, इसमें केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन। अब यहां मैं संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन ही दिखा रहा हूं, ठीक है, जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर रहे हैं। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर रहे हैं। ये बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई और ये बॉन्डिंग हो गई, उसके साथ में साझा कर रहे हैं। और ये जो बॉन्डिंग है ये तो है कोवलेंट, सहसंयोजी बंध। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा इसके पास में, हाइड्रोजन H+ आयन। H+ आयन का मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। H+ आयन है प्रोटॉन बताया था अपन ने कल, सबसे छोटा आयन। तो H+ जो है उसको साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, जब ये इसके पास रहता है, ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ये इसको देता है कि जब तक तू मेरे पास में है तब तक तू इसको यूज कर सकता है, जैसे तू जाएगा तो ये मेरे को वापस देकर जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिया गया, अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो दिया गया वो एक ही परमाणु ने दिया, दोनों का साझा नहीं हुआ, एक ने दिया, तो ये तो हो गया डोनर और ये हो गया रिसेप्टर। ये स्थिति इसकी बनती है। तो अमोनियम आयन की स्थिति हो गई भी, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो दिया गया वो स्थिति उसमें बन गई। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो जो कही जाती है उसको क्या नाम दिया जाता है? भी उपसहसंयोजक बंध नाम दिया जाता है। ये एरो आप एक दिखाओगे, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए एक एरो दिखाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए एक एरो दिखाते हैं। ये स्थिति है। ये अमोनियम आयन को जो अपन ने बताया उपसहसंयोजक यौगिक। तो अगर 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बॉन्डिंग हो रही है, अगर साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म में दोनों बराबर साझेदारी कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से दिया जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु के मध्य बराबर रूप से विस्थापित होगा, दोनों पे बराबर हकदार। और अगर साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों में से एक ही परमाणु दे रहा है, उसी स्थिति में जो बॉन्ड बनेगी वो कौन सी कहलाएगी? उपसहसंयोजक। जहां देने वाला डोनर और ग्रहण करने वाला रिसेप्टर, वो उपसहसंयोजक यौगिक होगा। तो
जो अपन बता रहे थे परमाणु से अणु बनना, उसमें अणु बनने का कारण बन जाता है स्थायित्व में आना। परमाणु स्थायित्व में आए उसके लिए अणु में बदलता है। और स्थायित्व कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके लिए लुईस कोस्टेल ने दी अष्टक नियम की अवधारणा, नोबेल गैस के उत्कृष्ट गैस विन्यास के आधार पर। संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है तो आयनिक बंध, इलेक्ट्रॉन का बराबर साझा हो रहा है तो सहसंयोजक, और इलेक्ट्रॉन के साझे में इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु दे रहा है तब होगी उप सहसंयोजक। ये 3 स्थितियां उससे बताई जाती हैं। उस आधार पर अपने देखा तो एक तो बताया अपन ने आयनिक, एक बताया सहसंयोजक, और तीसरा कौन सा बताया अपन ने भाई, उप सहसंयोजक। अब इसमें देखो आयनिक और सहसंयोजक की अगर अपन ने जो बात की, दोनों का जो निर्माण अपन ने समझा, दोनों किस प्रकार से निर्मित हो रहे हैं वो स्थिति अपन ने देखी। तो परमाणु और अणु, इनकी संरचना अपन ने देख ली है, परमाणु की पूरी संरचना, और उसके बाद में अणु जो बनते हैं अलग अलग प्रकार से उनकी संरचना अपन ने देखी। आयनिक रूप में बनेंगे, सहसंयोजक रूप में बनेंगे या उप सहसंयोजक रूप में बनेंगे, ये स्थिति आ जाती है। अब इसी परमाणु और अणु के अंदर अगर अपन बात करें, जैसे शब्द आता है परमाणु भार। अब बताओ, परमाणु बहुत ही सूक्ष्म इकाई है, तुला लेकर तो अपन उनको तोल नहीं सकते कि इनका भार किस प्रकार से डिसाइड करेंगे अपन। परमाणु भार जो बोला जाता है, तो परमाणु भार के लिए देखो जो मानक तत्व है, परमाणु भार का मानक तत्व है कार्बन 12। कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, C612, C613 और C614। अब इस समस्थानिक की बात करेंगे अपन आगे। इनमें से ये तो रेडियो सक्रिय है, ये परमाणु भार का मानक तत्व है C612। तो मानक तत्व से ही परमाणु, किसी भी परमाणु का भार डिसाइड किया जाता है मानक तत्व से। तो परमाणु भार जो दिया जाता है उसकी डेफिनेशन किस प्रकार से दी जाती है, किसी तत्व के एक परमाणु, किसी तत्व के एक परमाणु का वह भार, किसी तत्व के एक परमाणु का कार्बन 12 परमाणु, कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग, किसी तत्व के एक परमाणु का कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग का भार 1/12वें भाग से कितना गुणा भार। तो कोई भी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुणा भारी है। किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुणा भारी है, वो कहलाता है परमाणु भार। तो परमाणु भार का मानक तत्व कौन है भाई, कार्बन 12 है। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से परमाणु का भार कितना गुना है, वह उसका परमाणु भार कहलाता है। और ये जो परमाणु भार है, तो परमाणु भार का मानक तत्व अपन ने क्या बताया अभी, कार्बन 12 बताया। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कोई तत्व का परमाणु कितना गुना भारी है, वो परमाणु भार कहलाता है। तो परमाणु भार कोई वास्तविक मान नहीं है, ये केवल तुलनात्मक रूप से दिया जा रहा है, कार्बन 12 मानक तत्व के तुलनात्मक रूप से दिया जा रहा है। तो ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, परमाणु भार, अणु भार और इनसे कुछ आंकिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके साथ में जो लेके चलेंगे अगली क्लास में।